हेलो एवरीवन। इंग्लिश का आज अपने लर्निंग का चौथा वीडियो है ये। इससे पहले जो 3 वीडियोस दिए थे उसमें आपको इंग्लिश के वाक्यों में टेंस की पहचान करना यानी कि समय की पहचान करना सीखा था हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, जो कि 13 हेल्पिंग वर्ब्स थी। उनको अलग अलग रूप में अपन ने कैटेगराइज किया था। वो सब आप सीख चुके होंगे पिछले वीडियोज़ को देख करके। और उसके बाद के वीडियोस में हमने उनके वाक्य बनाना सीखे थे कि किस प्रकार से एक समय के कितने प्रकार के वाक्य बन सकते हैं। ये भी हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सहायता से बनाना सीखा। परंतु फिर भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के अलावा किसी और से सेंटेंस का जो है निर्माण हो सकता है, वाक्य का निर्माण हो सकता है। जैसे आपके स्क्रीन पे आप इस सेंटेंस को देखिए कि ही हैज़ ए कार। ही हैज़ ए कार। अब इसके अंदर आपको हैज़ हेल्पिंग वर्ब दिख रही है और आप इससे ये अंदाजा लगाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, परंतु नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है। ये प्रेजेंट का वाक्य जरूर है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय, ये वर्तमान समय का वाक्य जरूर है, परंतु ये तीसरे ग्रुप का नहीं है जिसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको ये हैज दिख रही है इस सेंटेंस के अंदर, ये हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसी प्रकार के कुछ और सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश। अब इसमें आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश, इसमें एम हेल्पिंग वर्ब लगी हुई दिख रही है आपको। आप कहोगे कि ये प्रेजेंट का दूसरा ग्रुप है, परंतु नहीं, ये भी प्रेजेंट का दूसरा ग्रुप नहीं है। ये सिर्फ प्रेजेंट है, ये वर्तमान समय है। इस प्रकार से और जो भी होती है जिन शब्दों की सहायता से कि एक वाक्य बनता है जिसमें हमें लगता है कि इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, परंतु वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है उसमें। जैसे आई डू माई वर्क ऑनेस्टली, तो इसमें आपको जो डू दिख रहा है वो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो फिर ये क्या है? जो 3 चीज हैं जो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखती है, परंतु ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो ये 3 चीज जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ऑक्सिलरीज के काम में आती हैं, ऑक्सिलरी जो सहायता करने वाली वर्ब को सहायता करने के लिए जो काम में आती है उसको ऑक्सिलरी कहते हैं। तो इन पिछले वीडियोस के अंदर जो हमने लेसन पढ़े थे उनमें हमने सीखा था हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य की पहचान करना, समय की पहचान करना। परंतु जब इस प्रकार के सेंटेंसेज आ जाते हैं, जो आपको ये सेंटेंसेज दिख रहे हैं, इस पे आप अगर उस तरह से पहचान करोगे तो पहचान गलत हो जाएगी, वो पहचान सही नहीं हो पाती। क्यों सही नहीं हो पाती है? कि जैसा कि आपको बताया था कि हैज जो हेल्पिंग वर्ब है या हैव हेल्पिंग वर्ब है, वो प्रेजेंट टेंस के तीसरे ग्रुप की है। और कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके साथ में एक मेन वर्ब जरूर होती है। हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब होती है और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। परंतु ये जो सेंटेंस है आपके सामने, ही हैज अ कार, इसके अंदर ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, परंतु ये सब्जेक्ट है, ही एक प्रोनाउन है। ये सारी चीजें हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे कि सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या रोल होता है, उसका मीनिंग कैसे होता है, उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये हम आगे के जो भी लेसन आएंगे उन सब में आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी। आप कंटिन्यूटी से वीडियो देखते रहिए ताकि आपको एक एक चीज सारी समझ में आ सके और उसके बाद में इंग्लिश को समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप इंग्लिश बोलने की भी कोशिश कर सकते हो उनके माध्यम से। स्पोकन इंग्लिश भी साथ में आपकी अच्छी हो जाएगी और इंग्लिश उसके बाद में आपको इजी लगने लगेगी। इंग्लिश जिनको टफ लगती है वो इसलिए कि हमें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, और एक बार जब आपको इन चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा तो उसके बाद आप हर चीज़ को आसानी से समझ लोगे। तो आप पहले इसको समझिए, आज जो बता रहे हैं कि यहाँ पर हैज है, परंतु इसके साथ इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। जो मेन वर्ब है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। मेन वर्ब का एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एक अलग से लेसन, एक क्लास लेंगे उसमें,
तो उसमें आपको बताएंगे कि मैन वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं। वैसे आपको पता ही है कि मैन वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म हो सकती है। परंतु उसके अलावा एक वीडियो इस प्रकार से भी बनाएंगे जिसमें सारी जो भी फ्रिक्वेंटली यूज में आने वाली मैन वर्ब्स हैं वो सारी आपको उस वीडियो में बताई जाएगी और उनसे आपकी इंग्लिश काफी इजी हो जाएगी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैन वर्ब नहीं है। मैन वर्ब क्या होता है? जिसमें कार्य का होना होता है, जैसे कम, गो, स्लीप, ईट, रीड, राइट, प्ले, ये सारे जो काम को होने को बताते, कार्य को बताते, ये मैन वर्ब कहलाती है। तो इस प्रकार का कोई भी यहाँ पे जो वर्ड है वो नहीं आया है जिसको हम मैन वर्ब कह सकते हैं। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में एस या ईएस लगता है, जैसा कि प्रेजेंट के पहले ग्रुप में जो लगता है। अब आप कहेंगे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे हुई? तो ये है हैव की, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो हैव है। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। तो इंग्लिश के अंदर 3 मैन वर्ब्स ऐसी हैं जिनको हम ऑक्सिलरी के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। टेंस के अंदर जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आती है तो इसके साथ में मैन वर्ब लगती है, जैसा आपको नियमानुसार बताया था। परंतु जब ये ऑक्सिलरी के रूप में काम में आती है, यहाँ पे जिस प्रकार से सेंटेंस में ये काम में आती है, तो ये इंडिपेंडेंट भी होती है, ये मैन वर्ब के रूप में काम में आती है। और हेल्पिंग वर्ब कभी अकेली नहीं आती है, मैन वर्ब अकेली आ सकती है। कोई भी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के मैन वर्ब से सेंटेंस बन सकता है। इस बात को आप ध्यान से नोट कीजिए कि कोई भी सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के मैन वर्ब से बन सकता है, परंतु बिना मैन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आ सकती। परंतु ऐसे कई सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब अकेली दिखती है, उसमें मैन वर्ब नहीं होती, तो वहां पे वो भ्रम की स्थिति है कि एक्चुअली में वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मैन वर्ब ही है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से, जो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, सिर्फ मात्र 3 ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। और वो 3 वर्ब इतनी सारी यूज होती है कि जितना पूरा टेंस यूज होता है उसके लगभग सेंटेंसेस में वो 3 वर्ब यूज होती है। तो जितनी इंपॉर्टेंस पूरे तीनों टेंस की है उतनी उन 3 वर्ड्स की है जिनको हम जो मैन वर्ब हम ऑक्सिलरी के रूप में काम में लेते हैं। तो ऑक्सिलरी के रूप में कौन सी मैन वर्ब काम में आती है, ये आप यहाँ पे देखिए, या इसको मैं मिटा देता हूं। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहेंगे। और ये 3 मेन वर्ब्स हैं जिसमें पहले नंबर पे आती हैं बी, सेकेंड नंबर पे आती हैं हैव और थर्ड नंबर पे आती हैं डू। तो हैव और डू ये आपने टेंस के दौरान हेल्पिंग वर्ब में देखा था और सीखा था इनको, परंतु वहां उनका उपयोग अलग था और यहाँ पे इनका उपयोग अलग होगा। ये बात आपको यहाँ पे आज इसमें सीखनी है, ताकि आप आगे कभी भी आप सेंटेंस में जब इन हेल्पिंग वर्ब को देखो तो आप ये चीज पहचान पाओगे कि उस सेंटेंसेस में वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है या मैन वर्ब के रूप में काम कर रही है। ये जब आप पहचान जाओगे तो आपके वाक्य को समझने संबंधी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और ये समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए टेंस के जस्ट बाद में आपको ये सिखाया जा रहा है ताकि जहां ये कंफ्यूजन हो तो वो आपका दूर हो सके। तो यहाँ पे आप हम देखते हैं कि बी की क्या फॉर्म्स होती हैं, हैव की क्या फॉर्म्स होती हैं और डू की क्या फॉर्म्स होती हैं। ये सीधे सीधे खुद भी आ सकती है, परंतु इनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं जो आएगी आपके। तो हम इसको प्रेजेंट के रूप में कर देंगे, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, और फ्यूचर फॉर्म भी हो सकती है, पर वो हमने टेंस में सीख लिया था। फ्यूचर फॉर्म बिल्कुल वैसे ही होगी जो टेंस में बताई थी आपको, फ्यूचर के पहले रूप में वैसे ही होगी। अब इसका होता है बी। बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, आर, एम, और इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी वाज और वर। इसी प्रकार हैव जो है इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है हैज और हैव, और इसकी पास्ट फॉर्म होती है हैव। और डू जो है इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है डू
और डज और इसकी पास्ट फॉर्म होती है डिड। तो ये वाक्यों में प्रयोग किए जा सकते हैं। अब इनका यूज कहाँ होता है, किस प्रकार से ये सेंटेंसेस के अंदर यूज आएगा, तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए। इनको नोट करके अच्छे से समझ लीजिए कि 3 मेन वर्ब्स कौन सी हैं जिनको ऑक्सिलरी के रूप में काम में लिया जाता है। ऑक्सिलरी के रूप में एक चौथी चीज और काम में ली जाती है, वो है मॉडल वर्ब्स, जो इसके नेक्स्ट अगले जो अपन लेसन लेंगे, अगला जो वीडियो लेंगे, उसमें आपको पूरी कंप्लीटली मॉडल वर्ब समझाई जाएगी, ताकि फिर ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं बचे जिसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आपको कंफ्यूज करे या जिसको आप समझ नहीं पाओ। तो यहाँ पे ये वर्ब्स आ गए आपके। अब इनमें हम सबसे पहले लेते हैं बी को। बी की जो वर्ब्स हैं इज, आर, एम और वाज, तो ये कहाँ काम में इंडिपेंडेंट कैसे आती है, हेल्पिंग वर्ब में ये कैसे यूज होती है, ये आपने पहले वाले वीडियो में सीख लिया था। दूसरे वीडियो में भी आपको इसके वाक्य बनाना सिखा दिए थे। परंतु इंडिपेंडेंट कैसे काम में आती है, तो जैसे ये सेंटेंस है, आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश। आई एम ए लेक्चरर इन इंग्लिश। अब यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में टेंस में जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, मेन वर्ब, जैसे आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग। परंतु यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी मेन वर्ब की फॉर्म आपको नहीं दिख रही। यहाँ पे आपको इसके जस्ट बाद में एक नाउन दिख रही है, लेक्चरर एक नाउन है, और इससे पहले जो है वो सब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर बीच में हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं हो सकती। हेल्पिंग वर्ब का मतलब तो हेल्प करना होता है मेन वर्ब को, और अगर मेन वर्ब भी नहीं है तो हेल्प किसको करेगी, किसी को हेल्प नहीं कर सकती तो आएगी भी क्यों, बिना हेल्प करने के लिए उसका कोई काम ही नहीं होता है तो क्यों आएगी। तो जब मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब का कोई भी काम नहीं होता है, उसका मात्र काम भी यही है कि वो मेन वर्ब को हेल्प करे। तो यहां पर ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब क्या है, बी की मेन वर्ब है, बी की प्रेजेंट फॉर्म है। और बी का मतलब क्या होता है, अब आप कहेंगे कि बी समझ में नहीं आता है कि बी क्या होगा, तो बी का मतलब होता है होना, इसका एक ही मीनिंग होता है होना, बी मतलब होना। अब इसकी प्रेजेंट फॉर्म में है, इसका मतलब वर्तमान में है होना। प्रेजेंट फॉर्म के रूप में अगर इन तीन में से हम यूज कर रहे हैं इज, आर, एम, ऐसे, और उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ है, तो इसका मतलब वर्तमान में वो चीज है, इसका ये मीनिंग होगा। जैसे आई एम अ लेक्चरर, मैं एक लेक्चरर हूं, वर्तमान में लेक्चरर हूं। आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सिंगर, ही इज अ डांसर, शी इज अ गुड प्लेयर। तो ये सब क्या है, वो वर्तमान में है। और अगर जब हम इसका पास्ट रूप यूज करेंगे मैन वर्ब के रूप में, ये जो ऑक्सिलरी है इसको मैन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तब इसका मतलब होता है कि बीते हुए समय में होना, वर्तमान समय में वो नहीं है। जैसे he was a great king of Mewar. He was a great king of Mewar. He was a great king of जोधपुर। तो ये क्या है, अभी वर्तमान में तो ये प्रथा है नहीं, किंग होना, राजा होना, ये तो बीते हुए समय की बातें हैं। तो हम किसी व्यक्ति के बारे में जब कहेंगे कि वो बीते हुए समय में एक अच्छा व्यक्ति था, तो ये उसका मतलब होगा उस समय होना, उस समय था। बीते हुए समय जाएंगे तो उस समय होने की बात बताएगी, यानी कि आज वो नहीं है। अगर हम ये कहें कि ही वॉज अ गुड प्लेयर, इसका मतलब वो अब अच्छा प्लेयर नहीं है, परंतु वो कभी अच्छा प्लेयर था। मान लो जैसे कि अब उसकी ओल्ड एज हो चुकी है, वो रिटायर्ड हो चुका है, तो हम उसको ये कहेंगे ही वॉज अ गुड प्लेयर, ही वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ही वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, ये सारी बातें। तो ये ऑक्सिलरी जो है ये मेन वर्ब के रूप में आई है काम में, और मेन वर्ब में इसका मतलब होता है होना, जो प्रेजेंट और पास्ट में। फ्यूचर में कैसा होता है, फ्यूचर में इसके साथ में पी लग जाएगा तो इसका मतलब भविष्य में वो होगा। जैसे ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ही विल बी अ ग्रेट वॉरियर, वह एक बहुत बड़ा योद्धा होगा। इस प्रकार से हम आने वाले समय के लिए भी होने के रूप में, तो वहां बी की बी फॉर्म ही आती है, बी की कोई अदर फॉर्म नहीं आती है।
और वो एज ए फ्यूचर टेंस के रूप में ही यूज होता है या मॉडल के रूप में भी साथ में भी जुड़ जाता है। किसी भी मॉडल के साथ में भी जुड़ सकता है। जो हम मॉडल पढ़ेंगे उसके साथ में आपको बताएंगे कि वहाँ पे किस प्रकार से बी का उपयोग होता है, तो उनके साथ में भी बी जुड़ता है कुछ जो उसकी मीनिंग है उसको चेंज करने के लिए, कुछ अलग प्रकार का विचार जो है वो बताने के लिए, तो वो उस चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। अभी हम यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट जब मेन वर्ब के रूप में आती है तो किस प्रकार से इनका फंक्शन होता है, इनके कार्य क्या होते हैं और किस प्रकार से हम सेंटेंसेस में इनको क्लियरली समझ पाएंगे। ये जब एक बार समझ में आ जाएगी तो आपको ये चीज इतनी इजी लगेगी कि आपको इनको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। और जब तक ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं होता है तब तक ये चीज कंफ्यूज करती है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब अकेली कैसे आई। जो सीखने वाला होता है जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है तो वो हमेशा ये सोचेगा कि हेल्पिंग वर्ब अकेली कैसे है, इसके साथ मेन वर्ब तो दिख ही नहीं रही है, फिर ये सेंटेंस क्या होगा, फिर इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर ये इज आर एम या वाज वर्ब अकेले आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आए हैं, वो बी के प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म के रूप में आए हैं। और उनका मतलब होता है होना, जो उसके जस्ट बाद में जो नाउन प्रोनाउन है उसके होने को बताया जाता है। जैसे वॉज अ ग्रेट किंग मतलब एक अच्छा राजा था, वॉज अ प्लेयर इसका मतलब प्लेयर था, इज अ डॉक्टर इसका मतलब डॉक्टर है। ये जो चीज उसके बाद में आती है उसको होना बताया जाता है। तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी कि बी की फॉर्म क्या होती है। इसमें शायद आप कभी कोई गलती नहीं करोगे और सेंटेंस को इजीली पहचान पाओगे और आप भी अपना इंट्रोडक्शन देते समय या किसी के बारे में कोई बात बताते समय इन सेंटेंसेस का इजीली प्रयोग कर सकते हो। और अब आता है नेक्स्ट जो इसकी सेकंड ऑक्सिलरी। सेकंड है अपने हैव, जो कि आपको पहले भी दिखाया था। और हैव की जो फॉर्म होती है वो प्रेजेंट फॉर्म होगी हैज और हैव, और इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी हैड। हैज क्या है, जब हम हैव के साथ में एस या ईएस को ऐड करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का जो पहला ग्रुप होता है उसमें सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पे सेम वही चीज है कि जब हैव के साथ में एस या ईएस जोड़ के उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाएगा तो वो हैज नहीं हो, वो हैव नहीं होकर के वो हैज की तरह प्रयोग होगा। परंतु अगर वो पास्ट में प्रयोग किया जाता है तो इसकी सेकंड फॉर्म नहीं है, इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। तो हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। हैव का मतलब होता है अपने पोसेशन में कुछ होना, अपने अधिकार में कुछ होना, अपने पास में कुछ होना। ये इस मेन वर्ब के रूप में इसका ये अर्थ होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर ये आएगी तो इसके अर्थ का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये प्रेजेंट का तीसरा रूप है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो परंतु यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको नहीं समझ रहे, यहाँ इसको मेन वर्ब के रूप में समझ रहे हैं। इसके साथ में आपको मेन वर्ब अलग से नहीं दिखेगी, सेंटेंस के बाद में यही सब्जेक्ट होगा, ये फॉर्म होगी ऑक्सिलरी की जो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही होगी और उसके बाद में भी आपको नाउन ही दिखेगी। तो इसका मतलब वो मेन वर्ब के रूप में उपयोग हो रही है। जैसे बहुत सिंपल है कि he has a car। अब यहाँ पर ये है जो लगा है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। ये सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है, कोई भी वस्तु का नाम या तो वो नाउन होता है, तो ये एक नाउन है। तो नाउन कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती। मेन वर्ब कोई कार्य को बताने वाली जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पर इसके बाद में ये है, इसका मतलब उसके पास में ये चीज है। I have two brothers। I have two brothers। two brothers जो है वो नाउन है और इससे पहले have लगा है क्योंकि I सब्जेक्ट है, I के साथ में has नहीं लगता है, इसलिए I के साथ में have लगा है। ये हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट होता है इस ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज है कि उसके पास दो भाई हैं, यानी कि वो दो भाई हैं। तो ये इस अर्थ में जब हम कोई भी चीज को कोई सेंटेंस को लिखते हैं तो इसका मतलब हम अपने पास की कोई वस्तु को बताने के लिए, अपने अधिकार सत्ता की कोई चीज बताने के लिए हम हैज और हैव का प्रयोग कर सकते हैं। हैज सिंगुलर के लिए होगा और हैव प्लूरल के लिए या आई के लिए विशेष रूप से होता है। तो ये था इसका उपयोग। अब इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म आती है और वो नेक्स्ट फॉर्म है इसकी डू, तीसरी।
तीसरी जो ऑक्सिलरी के रूप में हम काम में लेते हैं वो है डू। डू की प्रेजेंट जो फॉर्म होती है वो होती है डू और सिंगुलर के साथ में डज, क्योंकि उसके साथ में एस या ई एस जुड़ जाता है, और ये है इसकी प्रेजेंट फॉर्म। और इसकी पास्ट फॉर्म जो होती है वो होती है डिड। ये आपने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा था टेंस के पिछले चैप्टर में, पिछले जो वीडियोस थे उसमें आपने इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा, परंतु आज हम इसको मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। फिर आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब होती है, परंतु ये जब अगर अकेली आ जाती है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब के रूप में है। अब डू, जैसे बी का मतलब होता है होना, हैज का मतलब, हैव का मतलब होता है अपने अधिकार में कुछ होना, अपने पास में कुछ होना, अपने पोजीशन में कुछ होना। उसी प्रकार से डू का मतलब होता है करना, कोई भी कार्य को करना, कोई कार्य आपसे किया जा रहा है उसके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये किस प्रकार से इंडिपेंडेंट यूज में आते हैं वो देखते हैं हम। जैसे he is sorry I do my work। यहाँ पे ये हम ले लेते हैं I do my work, मैं मेरा काम करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो वर्ब बनी है इसके साथ, इसके बाद में आपको कोई भी मेन वर्ब नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये मेन वर्ब के रूप में है, मैं मेरा काम करता हूँ। अगर ये प्रेजेंट में है तो इसका मतलब मेरे द्वारा ये किया जाता है। अगर इसका पास्ट फॉर्म हो जाता तो वो हो जाता I did my work, मैंने अपना काम कर दिया था, बीते हुए समय में मेरे द्वारा कोई कार्य हो गया था, तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। इनके अलावा इसका जो प्रयोग होता है जैसे क्वेश्चन टैग, जो एक आपका अलग से एक लेसन होगा क्वेश्चन टैग, उसमें हम सीखेंगे कि क्वेश्चन टैग के रूप में भी इसका इंडिपेंडेंट यूज कैसे होता है। रिपीटेशन को, कोई भी वर्ब होता है उसको अपन रिपीट करते हैं तो वो बार बार हम रिपीट नहीं करके डू और डज इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, तो अब उसका आंसर देने के लिए हम पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे यस आई प्ले क्रिकेट, हम केवल इतना कह सकते हैं यस आई डू। अगर हम किसी और के बारे में पूछते हैं डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, तो हम उसका ये कह सकते हैं यस ही डज। अगर वो जाता है तो यस ही डज, नहीं जाता है तो नो ही डजंट। तो इस प्रकार से गो की जगह हम उस डू की फॉर्म को यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मेन वर्ब को वापस रिपीट नहीं करके उसकी जगह केवल हम इसी वर्ब से काम में लेके सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो वहां पर भी इस प्रकार से इस सेंटेंसेस का उपयोग होता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये तीनों चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी, और आज के बाद कभी भी सेंटेंसेस के अंदर आप इन चीजों को देखोगे तो कहीं आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखने वाली क्या चीज है जो टेंस के रूल्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो कुछ ऑक्सिलरी मेन वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह दिखती है परंतु कार्य को मेन वर्ब की तरह करती है। अब इसके अलावा जो सेंटेंस अपने पास में आएंगे वो होंगे मॉडल्स के, कि इनकी जगह पे एक चीज और काम में ली जा सकती है, वो है मॉडल वर्ब्स, और उसका हम नेक्स्ट लेसन लेंगे जिसमें आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि इंग्लिश में कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स हैं, कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनको मॉडल वर्ब्स के रूप में काम में लिया जाता है और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसी प्रकार आप इन वीडियोस को देखते रहिए और ये सेंटेंसेस आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, और कोई भी प्रकार की आपको समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई समस्या नहीं आती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करके अपनी फीडबैक जो है वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, जो भी इंग्लिश सीखने वाले हैं चाहे वो स्टूडेंट है या शौक से इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए और उनको सब्सक्राइब करने का बोलिएगा, ताकि अगले वीडियो जो है उनकी नोटिफिकेशन उन तक अपना आप पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।